हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ठीक है, आखिर हमें क्यों आवश्यकता हुई, ठीक है, आरबीआई की। ठीक है, आरबीआई की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए, सभी देशों का अपना एक बैंक होता है। ठीक है, इसी जिसे वहाँ के सेंट्रल बैंक कहते हैं। ठीक है, सबके पास एक सेंट्रल बैंक होता है जो क्या करता है, जो बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखता है और जो सरकार का ठीक है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जिसमें रिजर्व का मतलब क्या है। रिजर्व का मतलब है कि रिजर्व बैंक में रिजर्व का अर्थ है कि सभी जो बैंक हैं, ठीक है, सभी बैंक है और जो गवर्नमेंट है वो अपना पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखती है। ठीक है, आरबीआई के पास रखती है। ठीक है, आरबीआई के पास क्या करती है, रखती है। सभी बैंक और जो गवर्नमेंट है वो अपना पैसा कहाँ रखती है, तो आरबीआई के पास करते हैं। आम जनता इसमें निवेश नहीं करती। ठीक है, बल्कि कौन रखता है, या तो बैंक रखेगा या तो गवर्नमेंट रखेगी। ठीक है, और ये इन्हीं के रूप में काम करेगा, या तो सरकार के बैंक के रूप में कार्य करेगा या तो बैंकों के ऊपर कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये काम करेगा। अच्छा, अब हमने कहा कि आरबीआई की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, प्रत्येक देश का अपना बैंक होता है। जैसे प्रत्येक देश का एक बैंक अपना सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है फेडरल बैंक। ठीक है, और ब्रिटेन का भी अपना बैंक है, जैसे बैंक जिसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ऐसे ही चाइना का है बैंक ऑफ चाइना। इसी प्रकार हमारे देश का भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम क्या है सर, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आरबीआई की आवश्यकता क्यों हुई, वाई वी नीड ए सेंट्रल बैंक, वाई वी नीड अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो देखिए, आरबीआई भारत का रिजर्व बैंक है। ठीक है, आरबीआई भारत का रिजर्व बैंक भी है। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पैसा भी रख रहा और प्लस जो बैंक हैं उनका पैसा भी रख रहा। ठीक है, उनका पैसा भी रख रहा और इसी के साथ साथ जो सेंट्रल बैंक भी है, ये भी बात हमने अभी करी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मार्केट में डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, यानी डिमांड ऑफ मनी का मतलब है, और डिमांड ऑफ मनी है धन की, ठीक है, मांग। ठीक है, और सप्लाई ऑफ मनी यानी धन की आपूर्ति। ठीक है, डिमांड ऑफ मनी और ठीक है, डिमांड ऑफ मनी, डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, इन दोनों पर नियंत्रण करना होता है किसे, आरबीआई को, जिसके लिए सेंट्रल बैंक की आवश्यकता थी। इसलिए प्रत्येक देश का अपना एक जो है सेंट्रल बैंक होता है। बात क्लियर होगी। अब आप कहेंगे कि भारत में ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये कब से आया, क्योंकि पहले तो साहूकारी सिस्टम था, उससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। यानी लोग जैसे दो बोरी गेहूं के बदले दो बोरी चावल ले आए। ठीक है, मतलब इस प्रकार का लेन देन होता था, वस्तुओं के बदले वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, तो बैंकों की व्यवस्था कब से हुई। ठीक है, तो देखिए, भारत में जो सबसे पहला बैंक, वैसे तो इसे डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, जब हम वाणिज्यिक बैंकों के बारे में या अन्य बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हम केवल क्या, हमारा टॉपिक क्या है, आरबीआई, लेकिन फिर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, भारत में जो सबसे पहला बैंक खुला उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था सर, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन इसे 1832 में बंद कर दिया गया। किसने खोला था, तो इसे अलेक्जेंडर कंपनी ने खोला था। ठीक है, किसने सर, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर कंपनी। ठीक है, अलेक्जेंडर कंपनी ने खोला था, लेकिन 1832 में कुछ वित्तीय गड़बड़ियों के कारण, ठीक है, इस बैंक को क्या कर दिया गया सर, इस बैंक को बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा बैंक खुला सर, ठीक है, दूसरा बैंक खुला आपका 1786 में। ठीक है, लेकिन इसे भी 1791 में इसे भी बंद कर दिया गया। इसके बाद जो तीसरा बैंक खुलता है सर, वो खुलता है 1806 में। ठीक है, 1806 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता, लेकिन इसका भी 1809 में नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया।
ठीक है, ठीक है। 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर देगा। इसके बाद अनेकों बैंक खुले, ठीक है। इसके बाद हमारे देश में क्या हुआ सर, अनेकों बैंक खुले, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे बैंक खुले, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 1918 तक चला था, जो कि ठीक है उसमें लगभग 500, उस दौरान लगभग 500 जो बैंक थे, ठीक है, वे डूब गए थे, ठीक है, डूब गए थे। और ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बम्बई, ठीक है, इन तीनों का विलय करके एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या काम करता था सर, ठीक है, ये काम क्या करता था, ये करता था जो बैंक थे उनके ऊपर नियंत्रण रखता था, बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखता था, प्लस पब्लिक डीलिंग भी करता था, ठीक है। यानी जो काम आज के SBI, आज का PNB, आज का HDFC ये बैंक करते हैं, ठीक है, तो ये काम भी करता था और प्लस बैंकों के ऊपर कंट्रोल भी करता था। यानी दो काम कर रहा था, एम्पायर भी खुद था और प्लेयर भी था, एम्पायर की भूमिका भी निभा रहा था और प्लेयर की भूमिका। अब एक बैंक ऐसा तो नहीं कर सकता, ठीक है। अब ठीक है, और दूसरी बात, भारत में वित्तीय समस्या भी थी, ठीक है, रुपए की स्थिति जो है डाउन होती जा रही थी, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। यह पुस्तक भी लिखी थी जिसमें उन्होंने रुपए की गिरती हुई स्थिति के बारे में बताया था और इसके सॉल्यूशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपीरियल बैंक था ये दो काम कर रहा, तो ऐसे में हमें आवश्यकता हुई कि हम अपने देश की जो वित्तीय स्थिति है, ठीक है, और जो मुद्रा की स्थिति है उससे सुधार करने के लिए, ठीक है, क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष यंग और हिल्टन थे। अध्यक्ष कौन थे सर, ठीक है, अध्यक्ष थे इसके यंग और हिल्टन, ठीक है। इस कमीशन की नियुक्ति की गई, ठीक है। इसका नाम यंग और हिल्टन कमीशन भी रखा गया, इसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर ब्रिटेन की महारानी के सिग्नेचर भी थे, ठीक है। अब इसके जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने साहित्य ली, वे भारत आए और उन्होंने साहित्य ली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस पुस्तक जिसका नाम क्या था, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। और इसी के आधार पर उन्होंने 1926 में, ठीक है, अपनी क्या करी, अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है, अपनी क्या करी सर, अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है, अपनी रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट को 1927 में, ठीक है, ब्रिटेन में संसद के पटल पर रखा गया, यानी ब्रिटेन की संसद के समक्ष रखा गया, लेकिन वहाँ पर ये जो है ये पास नहीं हो पाई, ठीक है, पास नहीं हो पाई। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर 1929 में एक क्राइसिस आई, ठीक है, और ठीक है 1929 में एक क्राइसिस आई, एक कह सकते हैं महामंदी आई, ठीक है। परिणाम स्वरूप पुनः इसकी आवश्यकता हुई, हमें फिर से इसकी आवश्यकता हुई। फिर उसके बाद में 1930 में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, उसने क्या किया, उसने यंग एंड हिल्टन कमीशन ने जो सिफारिश करी थी, ठीक है, उसी के आधार पर, ठीक है, एक एक्ट बनाया, ठीक है, एक्ट बनाया। एक्ट का नाम क्या था सर, एक्ट का नाम था, यानी एक प्रस्ताव तैयार करा जिसका नाम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ये बनाया और इसे ब्रिटेन की संसद में रखवाया गया। और फिर ब्रिटेन की संसद में अब की बार इसे पारित भी करा लिया गया, ठीक है, ब्रिटेन की संसद में से पारित भी कराया गया, ठीक है। और पारित कराने के पश्चात अगले वर्ष 1 अप्रैल, ठीक है, अगले वर्ष 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की, ठीक है, स्थापना कर दी गई। 1 अप्रैल 1935 में, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 में क्या कर दी गई, रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई, ठीक है। और स्थापना कहाँ की गई, ठीक है, यानी वो स्थान क्या था जहाँ पर स्थापना की गई, जस्ट वेट, ठीक है। तो स्थापना का स्थान, ठीक है, ये कहाँ था, यानी जहाँ पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो पहले कहाँ पर की गई सर, पहले की गई कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में इसकी स्थापना कर दी गई। कब, 1 अप्रैल 1935 में,
ठीक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कलकत्ता में कर दी गई, लेकिन बाद में, ठीक है, बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे सर, 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पर, तो बम्बई में, ठीक है, बम्बई में शिफ्ट कर देगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। पूछ लेगा कि कहाँ पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में, ठीक है। 1937 में कहाँ ले जाया गया इसे, तो बम्बई में, ठीक है। बात क्लियर होगी सर, 1937 में कहाँ ले जाया गया, बम्बई में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि रिजर्व बैंक का काम क्या था, ठीक है, यानी रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, 1935 में क्या उद्देश्य था, ठीक है, यानी क्या काम करना था इसे, तो इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। पहला ये भारत सरकार के, यानी उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके बैंक के रूप में कार्य करेगा, एक बात। दूसरी बात, ये भारत के सभी बैंकों के ऊपर कंट्रोल करेगा, यानी जो इंपीरियल बैंक जो भूमिका निभा रहा था, अब इंपीरियल बैंक को क्या कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया, ठीक है। अब ठीक है, और इंपीरियल बैंक जो कि आगे चलकर क्या बना, स्टेट बैंक बना, ठीक है, 1955 में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर इसका काम क्या था, हमने देख लिया 2 काम थे। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये पारित किया और कहा गया कि ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 में स्थापना कर दी, ठीक है, किसकी, रिजर्व बैंक की, कहाँ पे, कलकत्ता में, कोई बात नहीं। अब गवर्नमेंट के आगे, ठीक है, क्वेश्चन हुआ, ठीक है, कि भाई पैसा कहाँ से लगाएंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि पैसा इसमें खर्च करेंगे ब्रिटेन के पूंजीपति, यानी ब्रिटेन के जो धनी मानी लोग हैं वे इस बैंक की स्थापना में पैसा खर्च करेंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए के, ठीक है, 5 करोड़ रुपए के शेयर जारी कर दिए, ठीक है, 5 करोड़ रुपए के शेयर जारी कर दिए, ठीक है। और ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे उनसे कहा गया कि भाई साहब आप क्या करो, आप ना बैंक लगाओ, कहाँ में, इंडिया में, ठीक है। वो बैंक क्या करेगा, ठीक है, उस बैंक का काम तो होगा सरकार के लिए, ठीक है, यानी वो बैंक किसके लिए करेगा, कार्य किसके लिए करेगा, ठीक है, तो सरकार के बैंक के रूप में काम करेगा। दूसरा काम, बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन इससे जो लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, इससे जो लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, इससे जो लाभ प्राप्त होगा वो किस में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वो लाभ, ठीक है, तो जो वे शेयर खरीदेगा, ठीक है, यानी जिनका स्टेट बैंक की स्थापना में योगदान होगा, ठीक है, उनके बीच वो वितरित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट किसका सर, 1935 तक के जो आरबीआई की स्थापना तक का, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है, चलो देखिए, वर्ष 1926 में भारत में मुद्रा और वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने हेतु हिल्टन एंड यंग कमीशन या रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश के आधार पर ब्रिटेन की संसद द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना 2 उद्देश्यों के साथ की गई, ठीक है। कहाँ पर की गई, तो कलकत्ता में, और उसके बाद में ये कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, याद रखिएगा कहाँ पर शिफ्ट किया गया, तो 1937 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया और अब ये मुंबई में ही बना हुआ है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, कि जब बैंक की स्थापना की गई 1935 में, तो उस समय इसका गवर्नर कौन था, यानी प्रथम गवर्नर कौन था, ठीक है। कलकत्ता में जो हेडक्वार्टर था तो इसका गवर्नर कौन था सर, तो इसके गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ, ठीक है, ऑसबर्न स्मिथ, ठीक है, ऑसबर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। इसके बाद दूसरे गवर्नर कौन थे सर, सेकंड गवर्नर कौन थे, ठीक है, सेकंड गवर्नर थे सर इसके, ठीक है, इसके सेकंड गवर्नर थे आपके जेम्स टेलर, ठीक है,
जेम्स टेलर इसके जो है दूसरे गवर्नर थे। और जेम्स टेलर ने ही, ये बात भी याद रखिएगा, जेम्स टेलर ने ही 1938 में 5 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम था प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। ठीक है, कौन थे सर? तो इनका नाम था सर सी डी देशमुख। ठीक है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सी डी देशमुख। बात क्लियर होगी सर? वेरी गुड। चलिए, ठीक है, अब बात आगे करते हैं। ठीक है, देखिए रिजर्व बैंक की स्थापना में धन का निवेश निजी पूंजीपतियों के द्वारा किया गया। ठीक है, जैसे कि हमने बताया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए के जो है 5 करोड़ रुपए के शेयर क्या कर दिए, जारी कर दिए। ठीक है, 5 करोड़ रुपए के शेयर जारी कर दिए, जिन्हें ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने खरीदा। और ठीक है, और क्या किया, और आरबीआई की स्थापना में योगदान दिया। ठीक है, और आरबीआई से जो लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा था कि आरबीआई से जो भी अर्जित धन, ठीक है, यह है धन। ठीक है, आरबीआई से अर्जित जो भी धन होगा उसका लाभ निजी शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा। ठीक है, यानी उसमें बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी। अब देखिए अब क्या होता है सर। ठीक है, अब 1947 में हम हो जाते हैं आज़ाद। ठीक है, और हमें भी आवश्यकता हुई एक सेंट्रल बैंक की, एक केंद्रीय बैंक की हमें भी आवश्यकता हुई। ठीक है, तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस समय की अंतरिम सरकार थी, उन्हें सुझाव दिया गया कि भाई एक काम करो, आपके देश में तो या हमारे देश में तो केंद्रीय बैंक पहले से मौजूद है। ठीक है, क्यों ना हम उसे ही खरीद लें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सुझाव एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक अधिनियम तैयार किया गया जिसका नाम था सरकारी स्वामित्व स्थानांतरण अधिनियम 1948। और इसे पास कराकर, ठीक है, इसे पास कराकर, ठीक है, जो ब्रिटेन के पूंजीपति थे, ठीक है, जिन्होंने इस बैंक की स्थापना में योगदान दिया था, उन्होंने जो पैसा, ठीक है, उनका जो पैसा लगा था, यानी जो जितने के शेयर होल्डर थे, उन्हें उनकी पूंजी भारत सरकार ने लौटा दी, यानी उनका पैसा दे दिया। और बदले में क्या करा, इस अधिनियम के तहत क्या कर लिया, अब जो आरबीआई है, आरबीआई उसका मालिक बन गया। यानी अब क्या कर दिया गया, उसका रिजर्व बैंक का क्या कर दिया गया सर, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। बात क्लियर हुई? चलिए, ठीक है, तो ये थी आरबीआई के संदर्भ में, ठीक है, कुछ बातें। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीयकरण का मतलब, अच्छा, राष्ट्रीयकरण का मतलब देख लीजिए एक बार। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि अब जो रिजर्व बैंक है वह भारत सरकार की संपत्ति घोषित हो गई। ठीक है, और प्रथम गवर्नर कौन बने थे सर, तो सी डी देशमुख, याद रखिएगा। ठीक है, और यानी इसका मतलब है कि 1949 को आरबीआई के सभी दस्तावेज जो ब्रिटेन के पूंजीपति थे, ठीक है, उन्होंने इस अधिनियम के तहत किसे सौंप दिए। ठीक है, किसे सौंप दिए सर, तो भारत सरकार को। ठीक है, भारत सरकार को सौंप दिए गए, जिससे क्या हो गया, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। यानी अब जाइए डिक्लेयर कर दिया गया कि आरबीआई किसकी पूंजी है। ठीक है, आरबीआई जो संपत्ति है वो अब भारत सरकार की है, ना कि ब्रिटेन के पूंजीपतियों की, क्योंकि उन्हें उसके बदले में उनके बदले में धन दे दिया गया था। बात क्लियर होगी? चलिए, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं सर। ठीक है, चलिए, अब देखिए आरबीआई के कार्य क्या होंगे। ठीक है, देखिए आरबीआई का पहला काम है मौद्रिक नीति का संचालन करना। ठीक है, मौद्रिक नीति का संचालन करना। दूसरा, करेंसी नोटों का निर्गमन। ठीक है, यानी नोटों को क्या करना, बाहर निकालना, मार्केट में निकालना। ठीक है, इशू नोट जारी करना, यानी नोट जारी करना। दूसरी बात,
मौद्रिक नीति का संचालन है, यानी कि आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई बैंकों के ऊपर कंट्रोल कर रहा, ठीक है। दूसरी बात अर्थव्यवस्था, ठीक है, किसके ऊपर निर्भर कर रही है, आरबीआई के, तो उसके लिए आरबीआई अलग अलग, ठीक है, नीतियाँ बनाएगा, ठीक है, नीतियाँ बनाएगा, यानी धन को कंट्रोल करने के लिए। हमने पहले ही देखा था जब हमने शुरुआत करी क्लास की, तो हमने बताया था कि आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई का काम है, ठीक है, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, इसे क्या करना, इसे नियंत्रित करना, इसे क्या करना सर, नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये किसके माध्यम से करता है, तो मौद्रिक नीति के माध्यम से, ठीक है। 2014 से जो मौद्रिक नीति है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उससे पहले मौद्रिक नीति हर 6 महीने में जारी होती थी, लेकिन 2014 से हर दूसरे महीने में जारी होने लगी। पढ़ेंगे, हम विस्तार से पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। चलिए, तीसरा काम क्या है सर, तीसरा काम है भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, ठीक है। तीसरा काम क्या है सर, भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। और अगला बैंकों का बैंक है, ठीक है। ये बात हमने शुरुआत में कर ली थी, डिटेल में इन्हें आगे देखेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे और अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है सर अंतिम उपाय का ऋण दाता, यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। इसके बाद अगला है सर बैंकिंग क्षेत्र का पर्यवेक्षण, यानी सर्वे करना, बैंकिंग क्षेत्र का सर्वे करना। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है सर, इसके अतिरिक्त और क्या करते हैं आरबीआई, तो विदेशी मुद्रा भंडार और स्वर्ण भंडार का प्रबंधन करना, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार का और जो है स्वर्ण भंडार का, विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, और क्या है सर, और आपका स्वर्ण भंडार, इनका क्या करना, इनका मैनेजमेंट करना, इनका प्रबंधन करना, ये किसका काम है सर, ठीक है, तो आरबीआई का, ठीक है। तो आरबीआई के ये मुख्य रूप से 7 कार्य हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम अपनी आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला टॉपिक है वो है मौद्रिक नीति क्या होती है और मौद्रिक नीति का संचालन किस प्रकार या किन टूल्स के माध्यम से मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर, देखते हैं, ठीक है। चलो देखिए, अब बात करते हैं सर, जो मौद्रिक नीति है यानी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, बेसिकली ये देखते हैं। देखिए, तो आरबीआई यानी, ठीक है, जस्ट वेट सर, ये है भारतीय, ठीक है, भारतीय, ठीक, यानी भारतीय, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के नियंत्रण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के नियंत्रण या धन की आपूर्ति के नियंत्रण हेतु निर्मित नीतियों को ही मौद्रिक नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं सर, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जिस प्रकार हम अपने घर में, ठीक है, या हमारे पापा क्या करते हैं, हमारे पापा, ठीक है, मनी, ठीक है, धन के वितरण के लिए या धन को कंट्रोल करने के लिए या घर की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आरबीआई भी अर्थव्यवस्था, क्योंकि आरबीआई को एक बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का कंट्रोल करना है, ठीक है, इसके लिए क्या करता है, इसके लिए कुछ नीतियाँ निर्मित करता है और इन नीतियों को ही किसके लिए, सप्लाई ऑफ मनी यानी धन की आपूर्ति के लिए, ठीक है, धन की आपूर्ति के नियंत्रण के लिए जो नीतियाँ निर्मित करता है उन्हें क्या कहते हैं सर, मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक है। याद रखना, धन की आपूर्ति के नियंत्रण के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है उन्हें मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक है। यानी दोबारा फिर से देखिए, अर्थव्यवस्था में, ठीक है, धन की आपूर्ति के नियंत्रण के लिए यानी सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है उन्हें मौद्रिक नीति कहते हैं। अच्छा, अब आपके माइंड में प्रश्न उठा होगा कि भाई साहब एक बात बताइए कि मुद्रा की आपूर्ति को क्यों नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, हम क्यों कंट्रोल करते हैं, इसकी वजह क्या है, तो देखिए, इसका मुख्य कारण है ब्याज दर, दूसरा इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके बाद आर्थिक संवृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ या विकास दर, ठीक है। देखिए क्या होगा, एक बात समझ लीजिए, ठीक है, कैसे देखते हैं। देखिए, मान लिया, ठीक है, आरबीआई, मान लिया बैंक से आप कोई लोन लेने जा रहे, ठीक है, और बैंक ने आपको क्या किया, बैंक ने, ठीक है, आपको सस्ता लोन दिया, ठीक है, सस्ता लोन दिया। आप सस्ता लोन दिया तो लोग बाग क्या करेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे, ठीक है। जब ज़्यादा लोन लेंगे यानी मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा। अब जब मार्केट में जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाए ना, तो लोग क्या करें,
लोग ये भी खरीद, वो भी खरीद, ये भी कर, यानी जो ज़रूरत की चीज़ भी नहीं होती वो भी करते हैं। यानी क्या होता है, वस्तुओं की डिमांड बढ़ने लगती है, वस्तु की डिमांड बढ़ने लगती है। यानी अगर ब्याज दर कम है, अगर ब्याज दर कम है तो वस्तु की तो पैसा तो लोन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और लोन ज़्यादा मिलेगा तो मार्केट में खरीदारी ज़्यादा होगी, खरीदारी ज़्यादा होगी तो वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। अब जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा सर, ठीक है, उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़े, रेट बढ़े, ठीक है, यानी उसकी डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ती है उसकी क्या हो जाएगी, रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है, यानी महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। महंगाई बढ़ सकती है किससे, यदि हम ब्याज दर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, यदि हमने ब्याज दर कम कर दी, ठीक है, तो उससे क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी। और यदि महंगाई बढ़ती है, ठीक है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अर्थव्यवस्था में अगर ज़्यादा महंगाई होगी, एक बात। दूसरी बात, अगर हमने ज़्यादा, ठीक है, इसका लाभ भी है, अगर हमने, ठीक है, मार्केट में ज़्यादा धन दिया, ठीक है, यानी निवेशकों को निवेश करने के लिए ज़्यादा धन दिया, ठीक है, तो क्या होगा सर, ज़्यादा धन दिया मार्केट में तो उससे क्या होगा सर, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कैसे, तो जैसे हम धन देंगे, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, निवेश करेंगे, यानी अपने उद्योग खोलेंगे, अपने लिए व्यापार के मार्ग ढूंढेंगे, ठीक है, अपने नए नए उद्योग सेट करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में विकास होगा, ठीक है। बेसिकली इस चीज़ को हम डिटेल से आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर। अब बात करते हैं सर हम प्रकार की, यानी टाइप्स, कितने प्रकार की होती है मौद्रिक नीति, ठीक है। देखिए मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है, पहली होती है सर विस्तारवादी मौद्रिक नीति, ठीक है, क्या कहते हैं, विस्तारवादी मौद्रिक नीति। इसे देखिए ये क्या होती है, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को बढ़ाना विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहलाते हैं, ठीक है। इसे सस्ते धन की नीति यानी चीप मनी पॉलिसी, क्या सर, चीप मनी पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी, ठीक है, इसे चीप मनी पॉलिसी भी कहा जाता है। इस नीति के तहत, ठीक है, इस नीति का प्रयोग कब करता है, ठीक है, इस नीति का प्रयोग कब करता है आरबीआई, तो आर्थिक मंदी के समाधान हेतु इस नीति का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक मंदी यानी अगर मार्केट में मंदी आ गई, ठीक है, मार्केट में मंदी आ गई, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, ठीक है, आरबीआई मार्केट में पैसा बढ़ा देगा, पैसे की मात्रा बढ़ा देगा, आरबीआई मार्केट में पैसे की मात्रा बढ़ा देगा। अब जब पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो ज़्यादा खरीदारी होगी, ज़्यादा खरीदारी होगी यानी वस्तु की डिमांड क्या होगी सर, बढ़ेगी, ठीक है। यानी मार्केट में क्या बढ़ा देगा आरबीआई, मार्केट में, ठीक है, पैसा क्या करेगा सर, बढ़ा देगा, पैसा बढ़ा देगा तो ज़्यादा लोन लिया जाएगा, लोन लोग बाग ज़्यादा लेंगे, ठीक है, लोन ज़्यादा लेंगे यानी मार्केट में लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। जब जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो क्या होगा, खरीदारी ज़्यादा होगी, खरीदारी ज़्यादा होगी। अब जब खरीदारी ज़्यादा होगी तो क्या होगा सर, मांग बढ़ेगी, किसकी, वस्तुओं की, ठीक है। एडम स्मिथ का तोता क्या कहता था, प्रत्येक समस्या का समाधान डिमांड ऑफ सप्लाई, ठीक है, तो मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ी, ठीक है, मांग बढ़ी, जैसे ही मांग बढ़ेगी तो मंदी क्या हो जाएगी, मंदी खत्म हो जाएगी, ठीक है, मंदी, ठीक है, से देश उभरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके समाधान के लिए आरबीआई विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए। एक बात होगी। चलिए अब आगे देखते हैं सर, दूसरी है सर आपकी संकुचनशील, ठीक है, संकुचनशील मौद्रिक नीति, संकुचनशील नीति, ठीक है। इसमें क्या होगा सर, देखिए तो इस नीति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति को कम कर दिया जाता है। इस नीति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को क्या कर दिया जाता है सर, कम कर दिया जाता है, ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। मुद्रास्फीति यानी महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन, इसे क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जा सके। इसलिए क्या करेगा, मार्केट से पैसा खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। कैसे खींचेगा, किस प्रकार खींचेगा, ये हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति उपकरणों के माध्यम से, इसलिए बर्डन बिल्कुल ना लियो, ठीक, कि मार्केट से आरबीआई पैसा कैसे खींचेगा, ठीक है। यानी आपूर्ति को कम कर देगा, सप्लाई कम कर देगा, जिससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, और लोगों के पास पैसा कम जाएगा यानी
ठीक है, यानी लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो लोग खरीदारी कम करेंगे और मार्केट में उत्पाद आ रहे, कंपनी क्या कर रही, कंपनी उत्पाद बना रही और मार्केट में उतार रही, ठीक है, लेकिन उनकी खरीदारी कोई कर नहीं रहा, तो क्या होगा, उनके रेट धीरे धीरे डाउन होने शुरू हो जाएंगे। इसका प्रयोग तब किया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी, इसे और डिटेल में समझेंगे, ये केवल समझाने के लिए था। चलिए आगे चलते हैं सर। अब देखते हैं हम मौद्रिक नीति के संचालन के लिए, ठीक है, मौद्रिक नीति के संचालन के लिए आरबीआई जिन उपकरणों का प्रयोग करता है वे क्या है। ठीक है, मौद्रिक नीति के संचालन के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग कर रहा है आरबीआई, ठीक है, बेसिकली वे है क्या आखिर, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आरबीआई दो प्रकार के उपकरणों का टूल्स का प्रयोग करता है। ठीक है, दो प्रकार के टूल्स का प्रयोग करता है, पहला है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है सर गुणात्मक उपकरण। ठीक है, अब मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, देखिए बेसिकली यही हमारे कल का टॉपिक होने वाला है। कल हम पढ़ेंगे रेपो रेट, यानी मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत पहली चीज़ है रेपो रेट। क्या होती है रेपो रेट, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी होती है सर रिवर्स रेपो रेट, फिर होती है सर टर्म रेपो, इसके बाद वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है आपका सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी MSF, इसके बाद है सर नगद आरक्षित अनुपात CRR। ठीक है, इसके बाद है सर आपका वैधानिक दर अनुपात SLR, और उसके बाद है सर खुला बाजार प्रचलन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है सर। इसके बाद सर दीर्घकालीन रेपो रेट यानी LTRO है, और उसके बाद में TLTRO है, और एक दो और उपकरण हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है सर, चलिए, यानी कल का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, पहले वो भी देख लो साथ साथ जब हम यहाँ तक आई गए। ठीक है, तो कल का टॉपिक हमारा होने वाला है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो और वेरिएबल रिवर्स रेपो। ठीक है, लगभग 4 टॉपिक हम कल कवर करेंगे और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं सर, ये है हमारे गुणात्मक उपकरण। ठीक है, गुणात्मक उपकरण इसके अंतर्गत क्या है सर, इसके अंतर्गत आरबीआई क्या करता है, साख नियंत्रण, मार्जिन आवश्यकता, नैतिक बाध्यताएं, विभेदक ब्याज दर और प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अंतर्गत आरबीआई जिनके माध्यम से आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इस नीति का यानी अपनी मौद्रिक नीति का संचालन करता है और कंट्रोल करता है किस पर, अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ठीक है धन की सप्लाई यानी सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी, इन पर कंट्रोल करता है धन की। ठीक है, बात क्लियर होगी। ठीक है सर, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।